दिन पापा मैं इंडिया आया ही था ना, हाँ। दूसरे दिन जाके मैंने अपनी बीवी के जो भी गहने थे, अपनी गाड़ी जो मेरे पास था, मैंने इकट्ठा करके सारा अपनी भाभी को भेज दिया, क्योंकि पैसे देने थे। पहले मैंने करियाने की शॉप की, फिर मैंने फास्ट फूड खोल लिया, फिर मैं दिहाड़ी करने लगी। दिहाड़ी, कभी पेंट का 400 काम, 300 500 इतने हालात आ गए आपके तो ऊपर। जिस रास्ते से मैं शहर को जाता था ना, उस रास्ते से मैं नहीं जाता था, क्योंकि लोग बहुत बोलते थे कि यार ये वही है ना जिसके पास दो दो गाड़ियां होती थी। मैं दूसरे रास्ते से जाता था। अच्छा, जय मसीह की पापा। जय मसीह की जी। जय मसीह की मम्मा। जय मसीह की बोलो जी। ओके, तो क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर सिंह। आप फॉरेन से कब डिपोर्ट होकर इधर आए? 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 में। हाँ जी। तो एक ये बड़ी टेस्ट बनी है, बहुत बड़ी टेस्ट बनी, सुनना ध्यान से। आप यूरोप में थे? हाँ जी पापा, यूरोप में। कौन सी कंट्री में? बेल्जियम में। बेल्जियम में। सुनो तो ध्यान दो। तो ये परमेश्वर का बच्चा बहुत सालों से प्रभु को जानता है। ये बैनी हिन, टीबी यहोशुआ, ऐसे सेवकों के भी पास बैठने का इन्हें मौका मिला। इतने बड़े बड़े सेवकों के पास। यस यस। पंजाब के भी बड़े सेवकों के साथ ये जुड़े रहे। बहुत सारा बीज बोया, बहुत सारा डोनेट किया, क्योंकि इन्हें बहुत पैसा आता था बेल्जियम में। कितनी इनकम थी आपकी? पापा मेरी 2.25 लाख रुपये एक महीने की सैलरी सीगी। मतलब लगभग 2 लाख। हाँ जी, 2 लाख। इतने पैसे आप कमा लेते थे? जी बिल्कुल। ठीक है। तो इतने पैसे कमाने वाला बंदा और सब कुछ अच्छा था, इतने बड़े बड़े पास्टरों के साथ बैठे भी, बड़ा बोया इन्होंने, बहुत लाखों रुपया बोया। लेकिन एक दिन क्या हुआ जब आप उस देश से डिपोर्ट हुए? क्या हुआ, थोड़ा सा 2-3 मिनट पे बताना ਪਾਪਾ पड़ेगा। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। हाँ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ। उसका मालिक बन गए? ਮੈਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਾਪ ਖਰੀਦ ਲਈ। अच्छा, फिर? 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ हाँ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ। हाँ हाँ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹਾ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ 4 ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 4 केस? कौन सा? ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਲੀਗਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। अनलीगल? अच्छा, और? ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮੈਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। और? ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। रेप किया? ਤੇ अच्छा। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਲੀਗਲ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, सप्लाई कर दे, 2 नंबर का धंधा करते हैं। अच्छा। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, इंडिया की सीबीआई को सौंप दिया केस? ਹਾਂਜੀ। उसके बाद? 3 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀਗੀ। बॉम्बे से? तो वो कुदरती ਜਾਂ खुदा ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। हाँ। ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ कितना ਵਿੱਚ जुर्माना पड़ा? उਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ कि 10-15 हज़ार लाख रुपया होएगा, कोई लेकिन गल नहीं। कितना पड़ा तुम्हें जुर्माना? बाद में मुझे लगा कि इन्होंने 80 लाख रुपए का मेरे ऊपर जुर्माना डाल। अरे बाप रे, 80 लाख रुपए का जुर्माना। तो मेरी फैमिली, जो मेरा बड़ा भाई वो बेल्जियम में है, मेरी भाभी 2 भतीजे मेरे वो भी बेल्जियम में है। तो उनके साथ क्या किया? बाद में उनकी भी जो नेशनलिटी थी वो भी उन्होंने पकड़ ली। अरे बाप रे। अच्छा, उनकी भी नेशनलिटी इनके कारण उन्होंने ले ली, उन पर भी? सुबह शाम मेरी भाभी को, क्योंकि मेरी भाभी मेरे साथ काम करती थी, हाँ। उनको सुबह शाम थाने जाना पड़ता था, मतलब इतना जलील होना पड़ता था। एक तो उनके मतलब प्रेग्नेंट थी वो, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी। तो एक मतलब इतने हालात थे बहुत। अच्छा, जब आप इधर वापस आए जी, इंडिया में डिपोर्ट हो गए, जी, फिर उस समय आपने क्या करने लगे? उधर तो आप बादशाही करते थे, लाखों रुपए कमाते थे, इधर आकर क्या हुआ? जिस दिन पापा मैं इंडिया आया ही था ना, दूसरे दिन जाके मैंने अपनी बीवी के जो भी गहने थे, अपनी गाड़ी जो मेरे पास था,
मैंने इकट्ठा करके सारा अपनी भाभी को भेज दिया, क्योंकि पैसे देने थे। तकरीबन जब हमने 45 लाख रुपया उनका दे दिया, फिर भी 40 लाख अलग से रहता था। फिर इधर कोई काम तो होता नहीं था, इधर भी मेरे पैसे मतलब मैं किसी से पकड़ता था घर के खाने के लिए, तो वो भी चढ़ जाते थे। इधर आकर क्या काम करने लगे? पहले मैंने किराने की शॉप की, फिर मैंने फास्ट फूड खोल लिया, फिर मैं दिहाड़ी करने लग गया। दिहाड़ी, कभी पेंट का काम, 300 500 कभी इतने पेंट का इतने हालात आ गए आपके तो ऊपर। जिस रास्ते से मैं शहर को जाता था ना, उस रास्ते से मैं नहीं जाता था, क्योंकि लोग बहुत बोलते थे कि यार ये वही है ना जिसके पास 2-2 गाड़ियां होती थी। मैं दूसरे रास्ते से जाता था। अच्छा, तेरे पासपोर्ट के साथ क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने पासपोर्ट पर लिख दिया था कि ये आदमी आ नहीं सकता कभी कभी भी जिंदगी कभी में, भी और आ दोबारा नहीं इसका सकता। पासपोर्ट भी कभी नहीं फिर बनेगा। मैं मतलब डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने तेरे साथ किया जी कि इसका दोबारा पासपोर्ट नहीं बनेगा, बन जो सकता। मर्जी हो जाए। अच्छा, फिर इतने हालात के बाद इस मिनिस्ट्री के बारे में कब पापा पता चला? इतने हालात थे कि हमने 3 महीने बिना दूध के चाय पी। अच्छा, ये हालात थे। इतने हालात थे, मैं अपनी बीवी से लड़ता था जानबूझ के कि हाँ। ये अपने मतलब पेके चल दे, मैं छोड़ तो- दे, मैं अकेला रहूं या मतलब कुछ। इतना मैं तो तंग करता जानबूझ के कि मैं तो चलो एडजस्ट कर लूंगा, मेरी बीवी थोड़ी करेगी ना एडजस्ट। तो मतलब ये भी मतलब खुदा की एक ऐसी बेटी है कि ये मेरे साथ ही रही। गुड। तो ये हमेशा से एक पॉजिटिव, जैसे आप पॉजिटिव प्रेयर बताते ना, ये हमेशा से पॉजिटिव रहती थी कि गुड। अच्छा, तुम्हें जब इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, कब पता चला? तो जब मैं यूट्यूब पर एक दिन ना ऐसे मतलब मेरी आदत शुरू से मेरी आदत थी, मैंने जब से मसीह को देखा जाना है ना, मैंने बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया, पंजाबी हिंदी गाने बिल्कुल खत्म कर दिए। तो एक दिन आपकी मिनिस्ट्री का मैंने सॉन्ग सुन रहा, तो फिर मैं कहा यार इस आदमी के पास जाना चाहिए। ये नहीं कहा कि इस दास के पास जाना चाहिए, मैं कहा इस आदमी के पास जाना चाहिए, थोड़ा शरीफ सा लगता है ये। हाँ, शारीरिक हो गए ना लोगों की बातें सुनकर। अच्छा, तो फिर? जब मैं पहली बार 2000 मार्च 21 में दूसरी चर्च पुरानी चर्च में आया, तो वो शेड में लगाते थे मीटिंग। हाँ, हाँ। तो मैंने आपसे बात की, तो आपने बोला कि कुछ भी नहीं है, हालात कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, कई लोगों को ऐसे मैंने सुनते हो ना, जब मैं बोलता हूँ हालात कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे मुंह पर हमेशा खुदा की सामर्थ के शब्द रहते हैं, हमेशा हमेशा हमेशा। तो पापा ने बोला कि ये हालात कुछ भी नहीं है। मैंने आपकी बात सुन ली, हाँ। मगर मैंने विश्वास नहीं किया उस गौर नहीं किया उस बात पर। तो आपने बोला कि 1 हफ्ते में ही आपका सारा हो जाएगा क्लियर। मैं कहा वो तो इंडियन गवर्नमेंट का केस चल रहा है, 1 हफ्ते में थोड़ी हो जाएगा, मन में सोच रहा था। अच्छा, फिर? तो हम लोग खुद भी मतलब मीटिंग करते हैं, संगति करते हैं। तो जो हमारे घर का बेस्ट रूम है, वो हमने प्रेयर रूम बनाया हुआ है। तो जैसे ही मैं रात को 12 बजे प्रेयर करके अपने बिस्तर पर जाने लगा, तो इतनी देर में मेरी भाभी का फोन आ गया। उसने बोला कि बलबीर बधाइयां। मैं कहा शुक्र है, बधाइयां लफ्ज भी हैगा, मैं तो टेंशन ही ना सीगा। मैं कहा कादियां बधाइयां। अच्छा। कहते जेड़ा तेरे सर केस सीगा, जो रेप दा केस ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। सारे केस खत्म हो ਤੁਹਾਡੇ गए। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆने कराई हो तो 1 हफ्ते बाद सारा केस खत्म हो गया। 1 हफ्ते में ही जो शब्द मेरे मुंह से आए थे, सब केस खत्म हो, उसी हफ्ते में सारा मसला हल हो गया। सारा मसला अच्छा, हल हो फिर गया। उसके बाद पासपोर्ट? उसके बाद मैंने पासपोर्ट अप्लाई करना था। पता कितने पैसे लगने थे पासपोर्ट बनाने में, पापा, लगभग मैं अप्लाई करने में? दिल्ली से लेके अमृतसर तक के कितने एजेंट के पास मैं गया, मुझे खुद भी नहीं पता। नहीं, कितने पैसे मांगते थे? कोई 1 लाख मांगता था, कोई 1,30,000 मांगता। फिर फाइनल में हमारी 90,000 में जब बात हुई ना, हाँ, लेकिन जब वर्ड मिला फिर क्या हुआ? फिर आपसे मैंने ले हैंड जहाँ से फिर करवाई, तो आपने बोला कि आप पासपोर्ट की हमेशा बात करते रहते हो। हाँ। वही जो 90,000 वो आदमी मांग रहा था, वही 2500 में मेरा पासपोर्ट बन गया। इतना पावरफुल है परमेश्वर है। तो जहां मैं काम के लिए तरसता रहता था, तो जब हाँ। आपसे 2-3 दफा मुलाकात हुई, उसके बाद खुदा ने मुझे खुद इमिग्रेशन के काम से ब्लेस कर दिया। अभी आप इमिग्रेशन अभी का मैं काम खुद कर- इमिग्रेशन का काम करता तो हूं। अभी क्या क्या बरकत मिली आपको? अभी जिस दिन पिछले महीने आपके मुलाकात हुई ना, बलाचौर आप लोग गए थे, हाँ। तो उस दिन दूसरे दिन मेरा जन्मदिन था। हाँ तो तब मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ना मेरे पास पैसे थे। हाँ। तो मैं जिसके साथ काम करता था ना, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि बलवीर भाई आप अभी आओ जल्दी। मैं कहा सिस्टर अभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बस पकड़नी है, फिर मैं आऊंगी। उसने बोला तुम्हारे पास कुछ है नहीं? मैं कहा नहीं। उसने बोला कि इसके सारी फैमिली तो बाहर यूरोप में बैठी है, कुछ तो होगा ना इसके पास। मैं कहा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने बोला तुम वो बात छोड़ो, मेरे पास रहने दो, पहले मैं तेरे पास आती हूँ। तूने गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, जो लेना पहले वो चीज लो। तो अभी मैंने अल्टो कार उनके कहने से ली है। ये है बरकत, ये बरकत देता है खुदा जब हम सही से परमेश्वर को जान लेते हैं।
आपको यहाँ की शिक्षा ने कितना इंस्पायर किया? वो पापा, मैं तकरीबन पिछले 10 साल से मसीह में हूँ। हाँ, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड से मैं मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, लेकिन मगर अभी जहाँ की टीचिंग मैंने फॉलो की है कि पॉजिटिव रहना हमेशा, वो टीचिंग ने मेरी लाइफ को और मेरी बच्चों की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। तारीफ करो, खुदावंद ने इतना ब्लेस किया, इतने प्रॉब्लम से निकाला। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। तो ठीक है, नेक्स्ट गवाही ले आओ, बने रहना, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।